Welcome back student. This is Surya Pratap Singh and today we are going to start with mobile system organization. देखो मोबाइल सिस्टम जो होता है वो एक कंप्यूटर ही होता है बट इट इज़ डिफरेंट दैन कंप्यूटर because if we talk about computer and laptop, they are bigger machine. They require lot of energy, electricity, and they can directly run on electricity. But if we talk about mobile phone devices, then mobile phone devices are equipped with lot of different systems and different we can say component, but yet we are having a very small battery. So managing mobile operating system and mobile system organization is very important because its size is small and we cannot give a lot of energy or lot of electricity. So in this topic we are going to talk about the mobile devices, its mobile system, its arrangement, organization in detail. The modern mobile system are teeny computers in your hand. इसको हम पॉम टॉप भी बोल सकते हैं. जैसे लैपटॉप हम लैप में रख सकते हैं, वैसे पॉम टॉप या मोबाइल फ़ोन को हम अपने पाम में हाथ में रख सकते हैं. Although they have less computer power compared to the bigger version, they handle diverse type of applications such as making call, radio signal, offering camera utilities, handling touch sensitive display, audio video graphics, recording, and all these are done with the help of a small battery only. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम उस छोटे से बैटरी से ही अपने मोबाइल डिवाइस को ज़्यादा समय तक रन कर सकें. उसको कैसे हम ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि कैमरा, फ़ोन कॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें उस एक छोटी सी डिवाइस के अंदर फिट हो जाए. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, फिगर 1.4 मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है. इफ़ वी टॉक अबाउट इट इन डिटेल, तो जस्ट लाइक एनी कंप्यूटर हैविंग इनपुट प्रोसेस आउटपुट, here also we are having input system, process and output system. ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दिस इज़ द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब यहाँ पे जो CPU होता है वो कंप्यूटर वाला CPU तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बैटरी पे ही काम करना है, छोटी सी बैटरी पे. तो इट प्रिटेंड टू बी लाइक CPU. यहाँ पे कम्युनिकेटर्स प्रोसेसर होता है that is responsible for communication purpose. That means whenever we are making the phone call or we are doing voice transmission or voice chatting or video chatting, at that time this particular processor work. Then after APU, application processing unit, this is responsible to execute and process different applications. Application means software, apps. And GPU, graphic processing unit, it is responsible for displaying things or producing graphics to the mobile phone devices. Just above it we are having display system which is directly attached with the GPU and APU. In it you can see touch sensitive interfaces given, and touch sensitive interface actually हमारे मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस का जो टच स्क्रीन होता है that works एज इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस. अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन यू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवाइस दैट इज़ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे आज की डेट में प्रिंटर भी आ रहा है ऐसा, जो 5-in-1 वाला या ऑल-इन-1 वाला होता है, जिसमें हम स्कैनर से इनपुट भी ले सकते हैं और प्रिंटर से आउटपुट भी दे सकते हैं. वो भी एक एग्जाम्पल है. और एक टच स्क्रीन डिवाइस भी एग्जाम्पल है. यहाँ पे हम स्क्रीन पे टच करके हम इनपुट लेते हैं और स्क्रीन पे ही हम आउटपुट भी प्रोड्यूस करते हैं. तो वो जो टच सेंसिटिव इंटरफेस है, इसमें कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन दोनों चीज़ें आ जाती हैं. ये डिस्प्ले सब सिस्टम का पार्ट है. इसी से जुड़ा हुआ होता है हमारा कैमरा यूनिट. कैमरा यूनिट में ISP होता है जिसको बोलते हैं इमेज सिग्नल प्रोसेसर. इसका काम ये होता है जब हम फोटोग्राफ खींचते हैं किसी चीज़ का,
तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि फ़ोटोग्राफ खींची जाती है तो उसका अलग नियम होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम फोटोग्राफ मोबाइल फ़ोन के कैमरा में खींचते हैं तो एक्चुअली जो मोबाइल फ़ोन डिवाइस है वो डिजिटल डिवाइस है। तो जो भी डेटा हम यहाँ पे लेके आएंगे वो भी 1010 के फॉर्म में ही होता है। तो ये जो ISP होता है, कैमरा यूनिट इमेज सिग्नल प्रोसेसर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस इमेज को क्लिक करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन डिवाइस में ये स्टोर किया जा सके। अब इसी से जुड़ा हुआ है हमारा ये स्टोरेज यूनिट। और स्टोरेज यूनिट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। स्टोरेज जब हम बात करेंगे तो परसिस्टेंट स्टोरेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर होगा। वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हियर टू स्टोर द डेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर इसके जस्ट नीचे है हमारी मेमोरी। मेमोरी में रोम और रैम होता है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा था, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके सारे टाइप्स आपने देखे थे। रैम में SRAM, DRAM एटसेट्रा, DDR, और रोम में आपने प्रोम देखा था, EPROM देखा था, EEPROM देखा था। तो ये मेमोरी पार्ट है और ये एकदम सिमिलर होता है जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है। फिर जो कम्युनिकेटर प्रोसेसर है, इससे देखिए जुड़ा हुआ होता है कोडैक। इसमें होता है ADC और DAC। ये ADC और DAC दो सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं। ADC ऑडियो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे माइक हमारा जुड़ता है, जिससे हम इनपुट लेते हैं। और DAC जो सिस्टम होता है वो स्पीकर को आउटपुट देने का काम करता है। ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और अभी देखो मोबाइल फ़ोन में ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे, तो मैं जो सिग्नल दे रहा हूँ ये एनालॉग सिग्नल है। अब ये जो डिवाइस है इसमें ये एनालॉग डेटा कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल फॉर्म में, 1010 के फॉर्म में, और स्टोर हो रहा है। और जब हम स्पीकर से आउटपुट लेते हैं तो जो एक्चुअली डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर है इसको अगेन एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमको आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये ADC और DAC होता है और इसके लिए कोडैक होता है जो डिकोडर और इनकोडर का कलेक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पावर मैनेजमेंट होता है। पावर मैनेजमेंट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें बैटरी है, बैटरी मैनेजमेंट और चार्जर, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बैटरी पैक बैटरी है। बैटरी मैनेजमेंट वो कंपोनेंट जो बैटरी को मैनेज करता है, उसे चार्ज कर रहे हैं तो कितना % चार्ज हुआ, कैसे उसकी यूटिलिटी हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेटिंग्स में आपको मिल सकता है मोबाइल फ़ोन के। और चार्जर वो कंपोनेंट जो आपके मोबाइल फ़ोन डिवाइस को चार्ज करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और हमने डायरेक्टली उसको पावर से लगा दिया और हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा जो लैपटॉप होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, बैटरी पे नहीं। बट अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो अगर हम चार्जर से लगा के भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम करें तो भी वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी हमारे बैटरी को चार्ज करेगी और फिर बैटरी से ही हमारा मोबाइल फ़ोन चलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि यूज़ जब अगर आप कर रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके करो। फिर उसके बाद ये देखिए रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट होता है। इसका काम ये होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेंड करना और रिसीव करना। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है RS ट्रांसीवर। ट्रांसीवर मीन्स ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रिसीवर रिसीव करने के लिए। तो ये RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसीवर होते हैं और ये काम करते हैं सिम के आधार पे। सिम क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड, सिम कार्ड जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हो GSM या CDM में। इस पूरे कंपोनेंट को बोलते हैं रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, जिसका काम होता है कि रेडियो सिग्नल को मैनेज करना, जिससे हम कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नाउ thus the system organization of mobile system has component to handle all these. The block diagram of the mobile system is shown above. अब हम एक एक सिस्टम की बात करेंगे इसके। तो पहली चीज़ है हमारी मोबाइल प्रोसेसर। मोबाइल प्रोसेसर क्या है, यहाँ पे भी ये ब्रेन है हमारे स्मार्टफोन डिवाइस का। द CPU receives command, makes instant calculation, plays audio video, store information and send signals
थ्रू आउट द डिवाइस। अब इसका काम वही है जो होता है कि ये बस थोड़ा सा एडिटिव यहाँ पे चीज़ें आ जाती है कि हम फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू में, एक आ जाता है हमारा एपीयू और दूसरा हो जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फ़ोन कॉल। फ़ोन करने के लिए केवल इसका यूज़ करते हैं। In a digital signal processor that helps it work with RF transceiver and audio subsystem। RF ट्रांसीवर जो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, जो हमारे सिम कार्ड के आधार पे काम करता है, जो यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज। अब ये 3G हो सकती है, 4G हो सकती है, LTE हो सकती है, एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पे LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और जो हम लोग जियो में यूज़ कर रहे हैं VoLTE, इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो सब सिस्टम। ऑडियो सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडियो को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें मैंने बता दिया था कि DAC और ADC होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। देन आफ्टर APU, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग कंट्रोलिंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन टेकिंग प्लेस ऑन अ मोबाइल फोन डिवाइसेस। The application processing unit is responsible for carrying out different applications that a mobile system can perform, such as making calculation, playing music, browsing net। जो भी अगर हम काम करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के कारण ही होता है। तो आती है जिसको बोला था GPU, यहाँ पे येलो कलर के शेडो में दिया हुआ है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट assess the CPU by handling the visual other graphical rich application। In short, GPU handle all graphics related cores of a mobile CPU। मतलब जितना भी ग्राफिक रिलेटेड काम होगा वो ये GPU करेगा। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की जगह पर अगर हम लैपटॉप यूज़ करें या डेस्कटॉप, तो सुना होगा आपने VGA कार्ड यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं। अगर हम हाई गेमिंग चीज़ें मतलब हाई रिजोल्यूशन के गेम्स खेलना चाहते हैं तो वो यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में भी GPU लगा होता है, जिसका काम ग्राफिक्स को ही मैनेज करना होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें SoC, S कैपिटल C कैपिटल O स्मॉल। इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, क्योंकि आपको पता है मोबाइल फ़ोन में एक प्लेट होती है, मोबाइल फ़ोन की एक मदरबोर्ड होती है और सारी चीज़ें वहाँ पे ही रहती हैं। तो देखिए, दीज डेज मेजर कंपोनेंट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम आर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड सिस्टम ऑन अ चिप। An SoC not only comprise of the smartphone CPU but GPU, modem, display processor, video processor, other components and other bits of silicon that turn into the functional system to in a phone। अब जो SoC है उसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे पहला है हमारा डिस्प्ले सिस्टम। देखिए यहाँ पे दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटी एंड टच सेंसिटिव इंटरफेस। ये जो डिस्प्ले सिस्टम है जो मैंने बताया था, ये टच सेंसिटिव इंटरफेस हमें प्रोड्यूस करता है, और ये इनपुट भी लेने के लिए यूज़ किया जाता है और आउटपुट भी हम इससे दे सकते हैं। अब इसमें देखिए 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा मॉल्ट बेस डिस्प्ले स्क्रीन फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द सब सिस्टम। दूसरा होता है टच सेंसिटिव इंटरफेस, तो दैट एक्टिवेट्स द टच सेंसर ऑफ द मोबाइल सिस्टम स्क्रीन एंड रिकॉग्नाइज इंटरेक्शन गिवन थ्रू इट। जैसे हम मोबाइल फ़ोन को टच करते हैं तो वो टच सेंसिटिव इंटरफेस उसको रीड करता है और फिर कंप्यूटर को, मोबाइल फ़ोन डिवाइस को ये आगे प्रोसेस करने के लिए भेजता है। देन आफ्टर टच सेंसिटिव कीबोर्ड, टच सेंसिटिव कीबोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर or it allows us so that we can type letters, numbers through it। Then after कैमरा सबसिस्टम, इसके बारे में सबको पता ही है।
कि कैमरा सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये कन्वर्ट भी करता है डिजिटल फॉर्म में। तो दिस सब सिस्टम इज डिजाइन टू डिलीवर अ tightly bound image processing package and enable an improved overall picture and video experience. It has an integrated image signal processor, ensures things like instant image capture, high resolution support, image stabilization and other image enhancement. ये इमेज करेक्शन भी करता है, इन्हांसमेंट भी करता है, इससे हम वीडियोस भी बना सकते हैं, फोटोग्राफ भी क्लिक कर सकते हैं, एटसेट्रा। देन आफ्टर मोबाइल सिस्टम मेमोरी, मोबाइल सिस्टम मेमोरी में भी देखिए वही होता है, रैम और रोम होता है। अगर हम बात करें रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बिना तो कोई हम कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब इसको मेरे ख्याल से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। रोम रीड वनली मेमोरी में ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, दिस वन। इसके कंटेंट को और फिर यूज करके फिर स्टोरेज के लिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी स्टोरेज स्पेस को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो SD कार्ड और SD कार्ड, जो हम लोग आज के डेट में नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ दिया हुआ है, द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ अ मोबाइल सिस्टम इज कॉल्ड एक्सपेंडेबल स्टोरेज, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड एटसेट्रा। एक मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है 128 GB एक्सपेंडेबल, 256 GB एक्सपेंडेबल, एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ व्हाट दैट इज़। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि ये मोबाइल फ़ोन है, उसको उसमें दे रहा है कि 64 GB एक्सपेंडेबल है, और कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन है उसमें 128 GB एक्सपेंडेबल है, किसी में 256 GB एक्सपेंडेबल है। वाई द डिफरेंस? एक्चुअली जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लो कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है या कमज़ोर आदमी है, उस पर अगर हम 5 किलो उसको हम दे दें कोई सामान कि लेके जाओ, तो लेके चला जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर हम 50 किलो का एक बोरा रखते हैं तो वहीं दब जाएगा। तो वो जो बोरा है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए। तो जो प्रोसेसर है उसकी कैपेसिटी पे भी ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्टोरेज को मैनेज कर सकेगा। अगर हमारे पास बहुत छोटा प्रोसेसर है जिसकी पावर कम है और हम चाहेंगे कि वो 256 GB का स्टोरेज मैनेज करे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ CPU, हम स्टोरेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। Now, power management subsystem. So this subsystem is responsible for providing power to a mobile system. The mobile system works on limited power provided through an attached battery unit. This subsystem has a battery management system that works with a battery charger and battery unit and provide power to mobile system in required form. तीन चीज़ें होती हैं, बैटरी सिस्टम, बैटरी एक्चुअली बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर, और उसको मैनेज कर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन एक बार और जान लीजिए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कलेक्शन होते हैं प्रोग्राम्स का, इंस्ट्रक्शंस का, जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के आधार पे ही अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी IQ बहुत ज़ीरो होती है, मतलब बहुत कम होती है, ज़ीरो होती है। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, इट कैन नॉट फंक्शन एनीथिंग unless until we tell our computer to do so। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये टेंजिबल, नॉन टेंजिबल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी के बिहाफ पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो a computer system consists of hardware and software. Hardware, I think all of you are aware with. Software represent the set of program that govern the operation of a computer system and make the hardware run. Software are of two kinds, system software and application software। पहले हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो देखिए कंप्यूटर इज mere a machine that knows nothing of itself, rather it requires instruction for each and everything it performs. These instructions are provided to it through software, the software that controls internal computer operation like reading data from input device, processing it and giving output,
एटसेट्रा इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एड ऑन बेनिफिट्स देता है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको रिस्पॉन्सिबल होता है उसके इनहेल पावर को दिखाने के लिए, मतलब उसके आधार पे वो सांस ले सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है, ये सब के अंदर होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और बड़ा होता जाता है तो नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए करता है और फिर उनके आधार पे काम करता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कोई बंदा है उसने साइकिल चलाना नहीं सीखा, साइकिल चलाना क्या है, एप्लीकेशन है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो जी नहीं पाएगा, वो जिंदा रहेगा, बस वो साइकिल नहीं चला पाएगा। हो सकता है वो मोटरसाइकिल चला ले, वो कार चला ले। तो ये जो चीज़ें हैं ये एड ऑन बेनिफिट्स हैं। तो वैसे ही वो पार्ट, वो सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंप्यूटर को फंक्शन कराने के लिए या ऑन रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंप्यूटर में एड ऑन्स प्रोवाइड करने के लिए, एडिटिव चीज़ें करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। और भी कई चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ पे हम दो ही की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। 9th में आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और मेरे ख्याल से बचपन से जब से आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो पढ़ते आ रहे हो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ये लाइक सोल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। हमारा जो कंप्यूटर है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे ही काम करता है। नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट कराए। तो द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज एंड सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन efficient manner. An operating system is important component of a computer system which control all other component of the system. ये कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को, सारे पार्ट्स को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। देखिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड ह्यूमन वेयर। 4 पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर के, और उसमें से ये जो OS है ये भी एक मेन पार्ट है। हार्डवेयर मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग को पता है, सॉफ्टवेयर भी पता है, अपने एप्लीकेशन के बारे में पता ही है आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको मैनेज करता है, और एक और टर्म दिया है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर मतलब हम लोग, वी द यूजर हु एक्चुअली यूज द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले हार्डवेयर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कई बार रिपीट कर चुके हैं। एन OS और एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर रोल इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। OS is responsible for allocating required resources such as memory, CPU, etc. And the instruction can be executed by the CPU. Then after second topic है हमारा इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर नाम से क्लियर है, लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला। लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला मतलब यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसको हम बोल सकते हैं, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे हम इंग्लिश, हिंदी, इन लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है 1010 बाइनरी लैंग्वेज को, और हम जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को उससे कम्युनिकेट करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था आई थिंक। तो पाइथन जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। तो देखिए, अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब वो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं। जैसे पाइथन में हमने टाइपिंग करके प्रोग्राम बनाया स्क्रिप्ट मोड में, स्क्रिप्ट और इंटरैक्टिव मोड होते हैं, अभी आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, आई थिंक यू कैन रिकॉल इट। अगर हम स्क्रिप्ट मोड में कोई प्रोग्राम बना के उसको .py से सेव कर दिए, अब हम उसको बोलेंगे ये हमारा सोर्स प्रोग्राम है।
अब उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इन दैट प्रोसेस जो हमारा प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम, वो कन्वर्ट होता है टारगेट प्रोग्राम में, और इसी ट्रांसलेशन को काम अचीव करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। और ये जो टारगेट प्रोग्राम होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, दैट मीन्स 1 and 0 के फॉर्म होता है, तभी हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो a language processor is a special type of computer software that can translate source code into object code or machine code. Here you should know the meaning of the source code and object. Source code देखिए, source code refers to the program code written by the programmer in high level language like C, C++, Java, etc., Python भी. And object code refers to a code, usually machine language or binary code, a language that computer can understand easily and run on hardware. अब देखिए यहाँ पे 3 मेन पार्ट होते हैं, मतलब 3 मेन एग्जाम्पल्स दिए हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका अराइज हो रहा होगा, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज बना 1010, फिर इसको आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट थे चोमस्की, इन्होंने कुछ लैंग्वेज रूल्स बनाए और जॉन माउचली के साथ मिलके एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे जैसे अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो बाइनरी में 10011 ऐसे देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ADD फॉर एडिशन, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, DIV फॉर डिवीज़न, ये कोड्स यूज़ करने लगे। लेकिन आज के डेट में ये भी मेयरली यूज़ होता है। असेंबली कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ असेंबलर, एंड इफ़ वी आर हैविंग हाई लेवल लैंग्वेज देन वी आर हैविंग two language processor. First is compiler and second one is interpreter. कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस याद रखिएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों काम, पहला तो सिमिलरिटी की बात करें, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन सोर्स कोड को, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसको लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। जैसे अगर समझो कि पाइथन में अगर स्क्रिप्ट मोड में हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 100 लाइन का प्रोग्राम था, तो जो हमारा कंपाइलर है वो 100 के 100 लाइन को एक बार में बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जो हमारा इंटरप्रेटर है वो पहले फर्स्ट लाइन लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज होना चाहिए कि विच वन इज बेस्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? तो हमारे मुहावरे भी आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी में कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो सुई का अपना अलग काम है, तलवार का अपना अलग काम है। तो कंपाइलर का अपना अलग काम है और इंटरप्रेटर का अलग काम है। इट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर यूजिंग इट। जैसे अगर हम बात करें कंपाइलर की, तो अगर हमने मान लो पूरा प्रोग्राम बना लिया है, वो एरर फ्री है, हम उसको कंपाइल करके उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जिसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। और इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 20 लाइन थी और जब रन कराने गए तो उसमें 10 एरर निकल गए, 20 एरर निकल गए, 50 एरर निकल गए। तो इंटरप्रेटर का यूज़ डेवलपमेंट टाइम में होता है। जैसे मान लो हमने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया, 2 लाइन लिखे, इंटरप्रेटेट करके देख लिया, हाँ चलो 2 लाइन सही है, फिर 5 लाइन और ऐड किए, फिर इंटरप्रेटेट कर लिया, तो अब क्या हुआ, अब 7 लाइन एरर फ्री है। फिर उसके बाद कुछ और लाइन लिखे, फिर इसको बाद कुछ और लाइन लिखे, और इस तरीके से जब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होगा तो एट लास्ट हम देखेंगे कि कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद हम कंपाइल करेंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो जब हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है देन वी गो फॉर द कंपाइलेशन। ओके, तो यही है हमारे असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इन टॉपिक्स को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसको मतलब आप जो मोबाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है, यू कैन ईजिली रिलेट विथ इट। आप आई थिंक आप मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर रहे होंगे,
तो इन सबके सिस्टम्स के बारे में ध्यान से देखिएगा, उसको फिजिकली समझने की भी कोशिश कीजिएगा। हाँ, बस स्क्रू गेज लेके अपना मोबाइल खोल के ना देखने लगिएगा कि प्रोसेसर कहाँ पे है और बाकी कंपोनेंट्स कहाँ पे है। ठीक है, थैंक यू, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।